मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 M2 सब्जेक्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों जितने भी प्रीवियस पेपर्स हो चुके हैं उसके जो क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं यूनिवर्सिटी में उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं, तो आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पे मैंने कुछ 5-6 क्वेश्चंस लिखे हैं, एक एक करके हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है नंबर ऑफ लूप्स इन r इक्वल टू a cos थीटा इज डॉट डॉट डॉट। दोस्तों नंबर ऑफ लूप पूछा है इस कर्व का। पहली चीज इस कर्व को क्या बोलते हैं? दोस्तों अगर आपने अच्छे से देखा तो ये फॉर्मेट रोज कर्व का है। रोज कर्व का फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। रोज कर्व जो होता है वो होता है r इक्वल टू a cos n थीटा और r इक्वल टू a sin n थीटा। दोस्तों इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को रोज कर्व का क्वेश्चन बोला जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर कट दिख रहा है r इक्वल टू a cos n थीटा के फॉर्मेट में है, मतलब ये रोज कर्व का क्वेश्चन है। और ये रोज कर्व में टोटल नंबर ऑफ लूप्स जो होते हैं उसका एक फॉर्मूला है, तो वो डिपेंड करता है n का वैल्यू इवन है या ऑड है। इवन के लिए अलग है और ऑड के लिए अलग है। तो इवन के लिए टोटल लूप्स जो होते हैं वो 2n होते हैं और ऑड के लिए टोटल लूप्स जो होते हैं वो n होते हैं। तो ये चीज याद रखना है आपको। अगर n की पावर इवन होगी, n की वैल्यू इवन होगी, नॉट पावर, n की वैल्यू अगर इवन होगी तो नंबर ऑफ लूप्स विल बी 2n, n की वैल्यू ऑड रहेगी तो नंबर ऑफ लूप्स विल बी n। तो दोस्तों यहाँ पे n का वैल्यू क्लियर कट दिख रहा है इवन है। n का वैल्यू इवन होने के कारण इसका टोटल नंबर ऑफ लूप्स 2n आएगा। 2n आएगा मतलब 2 into 2 मतलब टोटल नंबर ऑफ लूप्स will be 4. So what is your answer? Answer will be 4. तो दोस्तों रोज कर्व में आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। रोज कर्व का क्वेश्चन मतलब r इक्वल टू a cos n थीटा या r इक्वल टू a sin n थीटा का क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है और नंबर ऑफ लूप्स पूछते तो याद रखो अगर ये n का वैल्यू इवन होगा तो 2n लूप्स, n का वैल्यू ऑड होगा तो n लूप्स। यहाँ पे इवन था इसलिए 2 2 4 लूप्स आ चुका है। यहाँ पे अगर a cos 3 थीटा या r इक्वल टू a sin 3 थीटा होता, मतलब n की जगह पे अगर 3 आता तो वो ऑड होता, तो नंबर ऑफ लूप्स विल बी 3 आता। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 0 टू π/2 रेंज का क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों ये जो 0 टू π/2 का क्वेश्चन होता है इसको कैसे सॉल्व करना है? अंदर का टर्म है cos t⁴ dt। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका टेक्निक क्या है? ध्यान से सुनो। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देना है, यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे नीचे लिखना है। यहाँ पे 4 होगा तो 4 लिखो, 8 होगा तो 8 लिखो। -2 करना है, 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है। अगेन -2 करना है, 2 - 2 कितना होता है? 0 होता है। तो 0 और नेगेटिव नंबर नहीं लिखना है, ये प्रोसेस 1 या 2 तक करना है। तो 4 लिखा, 4 के बाद 4 - 2 आया। दोस्तों अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 - 2 7 आता, 7 - 2 5 आता, 5 - 2 3 आता। सेम प्रोसेस ऊपर करना है लेकिन एक सब्ट्रैक्ट करके करना है, एक सब्ट्रैक्ट करके प्रोसेस शुरू करना है। तो प्रोसेस यहाँ पे 4 से शुरू होता, यहाँ पे प्रोसेस 4 - 1 कहाँ से शुरू होगा? 3 से होगा। 3 - 2, व्हाट इज 3 - 2? 1। तो यहाँ पे 1 तक ही प्रोसेस करना है, 1 या 2 तक। 0 और नेगेटिव नंबर नहीं लिखना होता तो ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 - 2 0 होता है तो 0 नेगेटिव नंबर नहीं लिखना, इसलिए यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप किया है। और दोस्तों ये आपको चेक करना है इवन है या ऑड है। दोस्तों अगर ये पावर इवन होगा तो इनटू में π/2 लिखना है, अगर इवन होगा तो ही π/2 लिखना है, ऑड होगा तो 1 लिखना है। तो दोस्तों ये याद रखो, इवन होगा तो ही π/2 आएगा, ऑड होगा तो 1 आएगा। मैं आपके प्रैक्टिस के लिए और एक एग्जांपल लेता हूं। समझो यहाँ पे पावर 9 है, तो दोस्तों नीचे कौन आएगा? नीचे 9 से प्रोसेस शुरू होगा। 9 - 2 7, 7 - 2 5, मतलब 9 × 7 × 5 × 3 × 1। तो डिनोमिनेटर विल भी अगर 9 होता तो 9 7 5 3 and 1, 9 7 5 3 1। ऊपर 9 - 1 8 से प्रोसेस शुरू होता, 8 6 4 2, 8 6 4 2। अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 7 5 3 1, यहाँ पे 9 - 1 8 से शुरू होता, 8 6 4 2। और 9 ऑड है तो यहाँ पे π/2 नहीं आता, 1 आता। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पेपर में आ चुका है, तो प्लीज इसका प्रैक्टिस कर लेना 0 टू π/2 इंटरवल का। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव होते। तीसरा क्वेश्चन है सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर।
दोस्तों 101% ये क्वेश्चन पेपर में रहने वाला है। हर पेपर में ये क्वेश्चन आया है, सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, 2 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, आप अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे इस इक्वेशन को जनरल के साथ कंपेयर करना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले गिवन स्फीयर लिख लेता हूँ। व्हाट इज गिवन स्फीयर? गिवन स्फीयर विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x का टर्म और y का टर्म नहीं है, मतलब मैं 0 लूंगा, 0x प्लस 0y, z का टर्म है कितना है दोस्तों, -2z, कांस्टेंट लिखा है -3 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कर लिया दोस्तों, मैंने स्फीयर का इक्वेशन लिख लिया। अभी मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विथ व्हाट, जनरल इक्वेशन। तो दोस्तों कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, व्हाट इज जनरल इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस इक्वेशन को आपको लर्न करना पड़ेगा। ये जो जनरल इक्वेशन है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें x का टर्म x के टर्म के साथ कंपेयर होगा, y का टर्म y के टर्म के साथ कंपेयर होगा, z का टर्म z के टर्म के साथ कंपेयर होगा, कांस्टेंट के साथ कंपेयर होगा। ध्यान से सुनो, ये दोनों टर्म कंपेयर होंगी, u मिलेगा, ये दोनों टर्म कंपेयर होंगी, v मिलेगा, ये दोनों टर्म कंपेयर होंगी, w मिलेगा, ये दोनों टर्म कंपेयर होंगी, d मिलेगा। सो 2ux इक्वल टू 0x, 2vy इक्वल टू 0y, 2wz इक्वल टू -2z एंड d विल बी -3। तो दोस्तों होगा क्या, इसमें x x कैंसिल हो जाएगा, y y कैंसिल हो जाएगा, z z कैंसिल हो जाएगा, आपको u v w का वैल्यू मिलेगा। u विल बी 0/2, v विल बी 0/2, w विल बी -2/2, -1 एंड d विल बी -3। तो u v w d का वैल्यू कैसे निकाला समझ में आ रहा है क्या? देखो इसको मैंने जनरल के साथ कंपेयर किया, x का टर्म, y का टर्म, z का टर्म और कांस्टेंट कंपेयर करने के बाद आपको UVWD का वैल्यू मिला। तो दोस्तों अभी सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर का फॉर्मूला होता है -u -v -w। तो दोस्तों सेंटर का फॉर्मूला लर्न करो, -u -v -w। तो इस प्रॉब्लम में सेंटर क्या आएगा, -0 माइनस इंटू माइनस, दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, सो सेंटर विल बी 0 0 1। एंड रेडियस का फॉर्मूला भी आपको लर्न करना पड़ेगा, √u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस d। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, कौन से? सेंटर के और रेडियस के। इसमें खाली वैल्यू डालना है, वैल्यू डालने के बाद क्या होगा, u का स्क्वायर, v का स्क्वायर, w का स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम प्लस, -1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, +1। d का वैल्यू -3 था, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो चुका है। रेडियस का वैल्यू √4 आया है, √4 को ही क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। तो दोस्तों सेंटर का और रेडियस का फॉर्मूला लर्न कर लो, जनरल इक्वेशन लर्न करो, दिया हुआ स्फीयर जनरल के साथ कंपेयर करो, UVWD मिलेगा, यहाँ पे डाल दे, आपको आंसर मिलने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर में पक्का रहता है, ये हर पेपर में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy। दोस्तों ध्यान से सुनो, यहाँ पे अंदर कौन सा वेरिएबल आ चुका है, x। यहाँ पे अंदर x आ चुका है, मतलब ये लिमिट x का नहीं है, ये लिमिट y का है। क्या बताया मैंने, यहाँ पे अंदर x आया है, मतलब वो लिमिट x का नहीं है, वो लिमिट y का है, मतलब पहले y के लिए सॉल्व करना है। तो ये चीज समझ में आ रही है क्या? देखो अंदर देखने का, इनर इंटीग्रल लिमिट में अगर x होगा तो वो लिमिट x का नहीं होता है, y का होता है। तो पहले y के लिए सॉल्व करना है, पहले y के लिए सॉल्व करना है, तो x का टर्म बाहर जाएगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, आपके नेक्स्ट स्टेप में होगा dx बाहर जाएगा, dy अंदर आएगा, y का लिमिट कहां से कहां तक, y का लिमिट 0 to x आएगा, और x का लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 1 आएगा। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो वापिस एक बार रिपीट करता हूं, अंदर के लिमिट में x था, तो ये x का लिमिट नहीं है, ये y का लिमिट है, मतलब पहले y के लिए सॉल्व करना है, इसलिए dx को पहले बाहर निकाला, क्योंकि पहले y के लिए सॉल्व करना है, अंदर y का लिमिट ये है। तो dy का इंटीग्रेशन अभी कितना आएगा, y आएगा, तो dy का इंटीग्रेशन y आएगा, तो ये बाहर का टर्म एज इट इज, लिमिट ऑफ y विल बी रनिंग फ्रॉम व्हाट, 0 to x, लिमिट ऑफ x विल बी रनिंग फ्रॉम 0 to 1। ये अगर y का लिमिट था तो ये किसका लिमिट बनेगा, x का बनेगा। तो पहले y के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि अंदर y का लिमिट दिया था, इसलिए dy का इंटीग्रेशन y निकाला। अभी y में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y में पहले ऊपर का वैल्यू आएगा, नीचे माइनस नीचे का वैल्यू आएगा। तो ये कैसे बनेगा, डबल इंटीग्रल ऑफ, सॉरी इंटीग्रल ऑफ dx x माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट x था, लोअर लिमिट 0 था, तो ये x dx बन गया, x का लिमिट 0 to 1। तो यहाँ पे बचा कौन,
x रेस टू 1 dx बना। x रेस टू 1 dx का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x रेस टू 1 का आंसर कितना आएगा, x स्क्वायर बाय 2 आएगा। लिमिट ऑफ x विल बी रनिंग फ्रॉम व्हाट, 0 to 1। तो दोस्तों यहाँ पे x माइनस 0 x होता है, यहाँ पे x रेस टू पे n का फॉर्मूला यूज करने का, x रेस टू n का फॉर्मूला x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, सो योर आंसर मस्ट बी 1 बाय 2, योर आंसर मस्ट बी 1 बाय 2। तो दोस्तों ये भी पेपर में बहुत बार आ चुका है, यहाँ पे x के जगह पे y आया है, यहाँ पे x से मतलब पहले y के लिए सॉल्व करना है, बाद में x के लिए सॉल्व करना है, इतना याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग पोलर ट्रांसफॉर्मेशन दिस डबल इंटीग्रल इज ट्रांसफॉर्म इनटू डॉट डॉट डॉट। दोस्तों पोलर ट्रांसफॉर्मेशन में सब्स्टिट्यूशन कौन से यूज होते हैं, हमेशा याद रखो, आपको कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करते समय x की जगह पे r आता है, y की जगह पे थीटा आता है, तो यहाँ पे कौन से सब्स्टिट्यूशन यूज होते हैं, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा एंड dx dy इक्वल टू r dr d थीटा। तो दोस्तों कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज होते हैं। अगर आपने ये लर्न किए हुए हैं तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आने वाला है, ध्यान से सुनो, ये डबल इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई की जगह, फंक्शन ऑफ एक्स वाई की जगह पे फंक्शन ऑफ आर थीटा होगा, क्योंकि x की जगह पे r आता है, y की जगह पे थीटा आता है, एग्री। फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर, अदरवाइज x की जगह पे r cos थीटा और y की जगह पे r sin थीटा आता है, और dx dy की जगह पे कौन आएगा दोस्तों, r dr d थीटा। तो dx dy की जगह पे r dr d थीटा आने वाला है। तो ये चीज समझ में आ रहा है क्या, देखो। और लास्ट में आपको फॉर्मूला पूछा है डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy। दोस्तों डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy को क्या बोला जाता है, दोस्तों डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy को हमेशा याद रखो एरिया बोला जाता है, और ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz को वॉल्यूम बोला जाता है। तो ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है, डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy मतलब एरिया रहेगा, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dx dy dz मतलब वॉल्यूम रहेगा। एरिया को a से दिखाते हैं, वॉल्यूम को v से दिखाते हैं। तो दोस्तों ये 6 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या, देखो वापस एक बार रिपीट करता हूँ। नंबर ऑफ लूप्स इन रोज कर्व, मैंने आपको बताया ये पावर देखने का, इवन होगा तो 2n लूप, ऑड होगा तो n लूप। 0 to पावर बाय 2 का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ये पावर ऊपर का नीचे लिखना है, जो होगा वो एज इट इज -2 करके प्रोसेस करना है 1 या 2 तक। सपोज यहाँ पे 10 है तो नीचे कौन आएगा, 10 8 4 6 2, ऊपर एक सब्ट्रैक्ट करके प्रोसेस। अगर यहाँ पे 10 होगा तो 9 7 5 3 1, और इवन होगा तो पाई बाय 2 लेना है, ऑड होगा तो 1 लेना है। इसका क्वेश्चन गारंटेड पेपर में रहेगा, तो ये भी कर लेना 0 to पाई बाय 2 का इंटरवल और 0 to 2 पाई का इंटरवल। उसके बाद सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, ये भी क्वेश्चन हर पेपर में होता है। स्फीयर का जनरल इक्वेशन लर्न कर दो, x का टर्म, y का टर्म, z का टर्म और कांस्टेंट का वैल्यू निकालो, सॉरी उसका टर्म कंपेयर करके यूवीडब्ल्यूडी का वैल्यू निकालो, यूवीडब्ल्यूडी का वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल दो, आपको सेंटर और रेडियस मिलेगा। पक्का करके जाना, ये इक्वेशन चेंज होगा, खाली ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए। डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, अंदर x का मतलब ये x का लिमिट नहीं है, ये y का लिमिट है, तो पहले y के लिए सॉल्व करना है, पहले y के लिए सॉल्व करना है, इसलिए dx बाहर, y के लिए सॉल्व किया, बाद में x के लिए सॉल्व किया। पोलर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फंक्शन के अंदर x की जगह पे r आएगा, y की जगह पे थीटा आएगा, dx dy की जगह पे r dr d थीटा आएगा। और लास्ट क्वेश्चन में डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy का मतलब पूछ रहे थे वो लोग, dx dy मतलब किसके ऊपर, कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, एरिया रहेगा, और ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dx dy dz पूछा होता तो वॉल्यूम आता। तो दोस्तों ये 5-6 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं वो समझ में आ रहा है क्या, देखो। दोस्तों भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू -x इनटू x रेज़ टू 1/2 dx। दोस्तों इंटीग्रेशन के अंदर एक टर्म एक्सपोनेंशियल और एक टर्म अलजेब्रिक, इसको गामा फंक्शन का प्रॉब्लम बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे गामा फंक्शन का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, e रेज़ टू -kx इनटू x रेज़ टू n-1 dx इक्वल टू गामा n अपॉन a रेज़ टू n, ये फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों अगर आपने देखा तो यहाँ पे k की जगह पे 1 आ चुका है, k इज 1 एंड n-1 की जगह पे 1/2 आया है, n-1 की जगह पे 1/2 आया है, तो ये -1 उधर जाके +1 बनेगा, तो 1/2 + 1 कितना बनेगा, 3/2 बनेगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, गामा n मतलब गामा 3/2 अपॉन k रेज़ टू n मतलब 1 रेज़ टू 3/2। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है गामा फंक्शन का, e रेज़ टू -kx x रेज़ टू n-1, जनरल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। आप लोग डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो,
k की जगह पे 1 आया है, n-1 की जगह पे 1/2 आया है, माइनस उधर जाके +1 बनेगा, 1/2 + 1 3/2 आएगा, n की जगह पे 3/2 डालना है, k की जगह पे 1 डालना है। हमको पता है 1:1 होता है, तो ये डिनोमिनेटर तो 1 होने वाला है। गामा 3/2 को कैसे लिखना है? व्हाट इज 3 - 2? 1 होता है, तो 3/2 गामा 3/2 को पहले 3 - 2 1/2 लिखा जाएगा इनटू गामा हाफ का वैल्यू कितना होता है? √π होता है। तो व्हाट इज योर आंसर? √π/2। तो दोस्तों ये गामा फंक्शन के डेफिनेशन के ऊपर का सम या जनरल फॉर्मूले के ऊपर का सम आपको पूछा जा सकता है। बहुत लोगों को ये लिखने को नहीं आता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सपोज मुझे गामा 9/2 लिखना है, मुझे क्या लिखना है? गामा 9/2। व्हाट इज 9 - 2? 7 होता है, तो प्रोसेस 7/2 से शुरू होगा। तो 9 - 2 7/2 लिखने का प्रोसेस शुरू करने का वापस 7 - 2 कितना हो गया? 5/2, 5 - 2 3/2, 3 - 2 1/2 और इनटू में √π लिख देने का। इनटू में क्या लिख देने का? √π। तो 9/2 को कैसे लिखा मैंने? 9 - 2 7 हो चुका था, 7/2 7 - 2 5/2 5 - 2 3/2 3 - 2 1/2 इनटू में लास्ट में कौन? √π। तो 3/2 को कैसे लिखेंगे? 3 - 2 1/2 1/2 आने का तो प्रोसेस करना है, तो 1/2 आ चुका था, इनटू में क्या लिख दिया? √π। तो आंसर विल बी √π। आंसर विल बी √π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा तो इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, which is in the form of dy/dx plus py equal to q। dy/dx plus py equal to q। तो दोस्तों यहाँ पे p का वैल्यू cot x आएगा और q का वैल्यू sin 2x आएगा। p will be cot x and q will be sin 2x। उन्होंने क्या पूछा है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। तो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला पता रहना चाहिए आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e raised to integral of p dx। e raised to integral of p dx। p का वैल्यू cot x है, तो क्या आएगा? e raised to integral of cot x dx। और cot का इंटीग्रेशन क्या होता है? log of sin x होता है। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है? log of sin x। tan का इंटीग्रेशन log of sec x होता है, cot का इंटीग्रेशन log of sin x होता है। e और log कैंसिल हो जाएगा, सो योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिकम e और log कैंसिल होने के बाद क्या आएगा? sin x आएगा। मतलब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आने वाला है? sin x आने वाला है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to 2π रेंज का है। दोस्तों 0 to 2π रेंज में हमेशा याद रखना, 0 to 2π रेंज में अंदर जो टर्म्स होता वो पावर, अंदर जो टर्म्स होता है उसका पावर कंपलसरी इवन चाहिए। पावर कंपलसरी क्या चाहिए? इवन में। मैं 0 to 2π की बात कर रहा हूँ, मैं 0 to π/2 की नहीं कर रहा हूँ। 0 to π/2 में कुछ भी पावर चलता है, लेकिन 0 to 2π के अंदर जो कुछ भी टर्म होगा उसका पावर इवन ही चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे साइन का पावर ऑड दिख रहा है, कॉस का इवन है लेकिन साइन का ऑड है। साइन का ऑड है मतलब 101% इसका आंसर कितना आने वाला है? 0। तो 0 to 2π में पावर इवन होगा तो सॉल्व होगा, ऑड होगा तो आंसर 0 आएगा। अगर दोनों पावर इवन होता तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता 0 to π/2 में। बाहर 4 लिख के 0 to π/2 उसको लिखना पड़ता और बाद में जाके वो सॉल्व होगा। तो याद रखना 0 to 2π में पावर ऑड होगा तो आंसर क्या आता है? 0। तो आंसर 0 क्यों आया? क्योंकि पावर इज ऑड। पावर क्या है दोस्तों? ऑड। और 0 to 2π में पावर ऑड नहीं चलता है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू कर्व एट ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू कर्व एट ओरिजिन। दोस्तों टैंजेंट टू कर्व एट ओरिजिन के लिए आपको लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट करना पड़ता है। यू हैव टू इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म इन x एंड y विथ 0। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को आपको 0 के साथ इक्वेट करने के बाद आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मिलने वाला है। ध्यान से देखना, आपको ये y अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज y into 1? y into x square, yx square बराबर है। तो यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री का टर्म आप में से कौन बताएगा इसका डिग्री कितना है? 1, इसका डिग्री 2 + 1 3, इसका डिग्री 1। तो यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री का टर्म को 2 है, एक y है और x है। तो लोवेस्ट डिग्री के टर्म को 0 के साथ इक्वेट करना है। ये +x इधर आने के बाद -x बनेगा, तो y - x 0 बनेगा। ये +x इधर आने के बाद -x बनेगा। लोवेस्ट डिग्री वाला टर्म 2 था तो दोनों लेना पड़ेगा। +x इधर आने के बाद -x बनेगा, वापिस वो -x उधर जाने के बाद +x बनेगा। तो आपका आंसर विल बी y = x। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट ओरिजिन? इट इज इक्वल टू y = x। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy अपॉन 1 + x² 1 + y²। दोस्तों दोनों का लिमिट 0 to 1 है। x का भी लिमिट 0 to 1, y का लिमिट भी 0 to 1। तो आपको dx अपॉन x² + 1
और dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, आपको x का टर्म और y का टर्म सेपरेट लिखना पड़ेगा। x जिसमें वो अलग लिखो, y जिसमें वो अलग लिखो। x का लिमिट रनिंग फ्रॉम 0 to 1, y का इज लिमिट आल्सो रनिंग फ्रॉम 0 to 1। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x by a। अगर ये फॉर्मूला पता रहेगा तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, a की जगह पे 1 आया है, यहाँ पे x की जगह पे y आया है और a की जगह पे 1 आया है। मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/a, a इज 1, a दोनों जगह पे 1 है तो 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a विल बी 1, a विल बी 1 इसलिए 1 लिखा। यहाँ पे वापिस tan इनवर्स y अपॉन a, tan inverse y upon a means y upon 1. Limit is running from what? Limit is running from 0 to 1. वापिस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूले में a की जगह पे 1 डाला, यहाँ पे इस फॉर्मूले में x की जगह पे y डाला और a की जगह पे 1 डाला। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, अगेन tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो दोस्तों tan इनवर्स अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। tan का कौन सा एंगल का वैल्यू 1 होता है, tan का कौन सा एंगल का वैल्यू 1 होता है, π/4 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, π/4 माइनस 0 into π/4 minus 0. So what will be the answer? Pi into pi, pi square, 4 into 4, 16. So answer will be pi square upon 16. तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, हो सकता है यहाँ पे साइन इनवर्स का फॉर्मूला का क्वेश्चन आ जाए। ऐसा एक सेम क्वेश्चन साइन इनवर्स का है तो वो भी देख लेना। और ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आ चुका है। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। पहली चीज, इसको आप x का टर्म और y का टर्म सेपरेट कर सकते हो, दोनों लिमिट कांस्टेंट है, बराबर है। तो अगर x का टर्म और y का टर्म सेपरेट किया तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन √1 माइनस y स्क्वायर। दोस्तों अभी इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो सेम था, उसमें tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना था, इसमें sin इनवर्स का यूज करना है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो फॉर्मूला रहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बी sin इनवर्स x अपॉन a। तो दोस्तों अगर ये फॉर्मूला इसके साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब इसका आंसर sin इनवर्स x/1 आएगा। यहाँ पे x की जगह पे y आया है और a की जगह पे 1 आया है, मतलब इसका आंसर sin इनवर्स y/1 आएगा। मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रल I इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन 1 इनटू sin इनवर्स y अपॉन 1। और दोनों जगह पे लिमिट इज रनिंग फ्रॉम व्हाट, दोनों जगह पे लिमिट इज रनिंग फ्रॉम 0 to 1। x के लिए भी लिमिट 0 to 1, y के लिए भी लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स 0, यहाँ पे भी sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स 0। इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दोस्तों sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स 0, साइन का कौन सा है, डिग्री का वैल्यू 1 होता है। दोस्तों साइन 91 होता है, साइन 91 होता है मतलब इसका आंसर π/2 आएगा। तो π/2 माइनस 0 इनटू π/2 माइनस 0। सो व्हाट विल बी योर आंसर, π into π become π square, 2 2s are 4, so answer will be π square by 4। तो x का टर्म और y का टर्म सेपरेट लिखा, इस फॉर्मूला का यूज किया, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x बाय a की जगह पे दोनों जगह पे यहाँ पे 1 आया था, तो sin इनवर्स x sin इनवर्स 1 sin इनवर्स x sin इनवर्स y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin इनवर्स 1 90 डिग्री, sin इनवर्स 0 0, π/2 into π/2 π स्क्वायर बाय 4। अभी ये क्वेश्चन में लिमिट 0 to 1 दिया है। दोस्तों लिमिट 0 to 1 दिया है मतलब ये 100% क्वेश्चन बीटा फंक्शन का है। बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x रेज़ टू m माइनस 1 माइनस x रेज़ टू n माइनस 1 dx। इसका आंसर होता है बीटा mn। इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, बीटा mn। अगर आपने अच्छे से देखा तो 0 to 1
x का टर्म 1 माइनस एक्स रेस टू 5/2, तो यहाँ पे 3/2 m माइनस 1 5/2 n माइनस 1, मतलब अगर आपने कंपेयर किया तो m माइनस 1 की जगह पे 3/2 आ चुका है और n माइनस 1 की जगह पे 5/2 आ चुका है, मतलब m का वैल्यू 3/2 प्लस 1 5/2 आएगा, n का वैल्यू 5/2 प्लस 1 7/2 आएगा, मतलब 101% इसका आंसर बीटा mn, मतलब बीटा 5/2 7/2 रहेगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा? बीटा 5/2 7/2। दोस्तों इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं बीटा mn का फॉर्मूला यूज करके। बीटा mn का फॉर्मूला होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, लेकिन आपको वो ऑप्शन आंसर में दिख जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है? पहले r के लिए सॉल्व करना है, बाद में थीटा के लिए सॉल्व करना है। पहले r के लिए सॉल्व करना है, मतलब थीटा का टर्म बाहर जाएगा, r का टर्म अंदर आएगा। r का लिमिट रनिंग फ्रॉम 0 to 2, थीटा का लिमिट रनिंग फ्रॉम 0 to π/2। दोस्तों अभी r का इंटीग्रेशन r²/2 होता है, r का इंटीग्रेशन r²/2 होता है, और यहाँ पे दोनों लिमिट कांस्टेंट है, तो एट टाइम आप लोग कर सकते हो। d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है, r का लिमिट r²/2 होता है, लिमिट ऑफ थीटा रनिंग फ्रॉम 0 to π/2, लिमिट ऑफ r रनिंग फ्रॉम 0 to 2, अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 2² माइनस 0² π/2 इंटू 4/2, मतलब 4π/4 आंसर आएगा। π/2 इंटू 4/2 मतलब 4π/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर विल बी पाई। तो r का इंटीग्रेशन r²/2 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2² माइनस 0², 2² 4/2 माइनस 0², मतलब इसका आंसर 2 आ चुका है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 इंटू 2 कैंसिल होगा, पाई आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ एब्सेंस फॉर कर्व रिप्रेजेंटेड बाय दिस कर्व इज डॉट डॉट डॉट। दोस्तों रीजन ऑफ एब्सेंस कैसे निकालते हैं? हमेशा याद रखो, रीजन ऑफ एब्सेंस निकालने के लिए आपको y² एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। तो दोस्तों इस यहाँ पे y² का फंक्शन कैसे लिखेंगे? y² इक्वल टू न्यूमरेटर में कौन आएगा? x³ और डिनोमिनेटर में कौन आएगा? 2a माइनस x। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? एक बार न्यूमरेटर लेस देन 0 लेना है, एक बार डिनोमिनेटर लेस देन 0 लेना है। मतलब न्यूमरेटर निगेटिव कब बनेगा और डिनोमिनेटर निगेटिव कब बनेगा? लेस देन 0 को निगेटिव बोलते हैं। तो x³ लेस देन 0 आएगा, और एक बार 2a माइनस x लेस देन 0 आएगा। x³ लेस देन 0 मतलब x लेस देन 0 आएगा, ये माइनस x उधर जाने के बाद प्लस x होगा, तो 2a लेस देन x मतलब x ग्रेटर देन 2a। मतलब जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा और x का वैल्यू 2a से बड़ा होगा, तब रीजन ऑफ एब्सेंस रहने वाला है, उस रीजन में कर्व नहीं आने वाला है। तो दोस्तों रीजन ऑफ एब्सेंस का क्वेश्चन अगर आता है तो y² को एक साइड में रखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखो। न्यूमरेटर निगेटिव कब आता है, डिनोमिनेटर निगेटिव कब आता है, उसमें वेरिएबल का वैल्यू ढूंढो। x³ लेस देन 0, 2a माइनस x लेस देन 0, इसके ऊपर से x लेस देन 0, इसके ऊपर से x ग्रेटर देन 2a आपको मिला। तो इस रीजन में कर्व आने वाला नहीं है, रीजन ऑफ एब्सेंस होने वाला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? देखो तो दोस्तों कर्व ट्रेसिंग में आपको सिमेट्री का क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन का क्वेश्चन और रीजन ऑफ एब्सेंस का क्वेश्चन, नंबर ऑफ लूप का क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन करना है। स्फीयर में सेंटर एंड रेडियस का क्वेश्चन करना है। रिडक्शन फॉर्मूला में 0 to π/2 और 0 to 2π का इंटरवल अच्छे से करना है। गामा बीटा फंक्शन का डेफिनेशन देख के जाना है। उसके बाद डबल इंटीग्रेशन के बेसिक सम्स आपको करके जाने हैं। तो मैंने जितने भी 14-15 क्वेश्चन आपके करके लिए हैं वो कम से कम करो। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से मैंने लिए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।